अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से क्लाउडफ्लेयर को सेटअप करते हैं और ये क्या करता है। सबसे पहले तो अगर आप अपने वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर शो कराना हो अपनी कोई वेबसाइट, तो उसको जो है आप होस्टिंग के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। होस्टिंग जो है वो आप बाय करते हैं, होस्टिंगर से हो सकता है, नेम चीफ से, ब्लू होस्ट या जिससे मर्जी, गोडैडी हो सकता है, वहां से जो है होस्टिंग बाय करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि उनका पहले से हैकिंग की प्रोटेक्शन और डीडीओस प्रोटेक्शन जो है वो पहले से उसमें इंटीग्रेटेड होती है। लेकिन मसला तब आता है कि जब आप सेल्फ होस्ट करें। सेल्फ होस्ट का क्या मतलब होता है? मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कंप्यूटर है घर में, अब मैं उसको क्या करता हूँ कि उसको सेटअप कर देता हूँ और वहां पर जो है मैं अपनी वेबसाइट की फाइल्स रखता हूँ और अपनी आईएसपी से कहता हूँ कि मुझे स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करे। वो स्टैटिक आईपी एड्रेस यूज करके जो है मैं उसको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल कर देता हूँ, डोमेन के साथ लिंक कर देता हूँ उसको। लेकिन उसके ऊपर सिक्योरिटी का कोई सेटअप नहीं होता, उसके ऊपर डीडोस हो सकता है और उसके ऊपर जो है वो कोई भी हैकिंग की अटेम्प्ट हो सकती है और आपकी वेबसाइट हो सकता है कि बिल्कुल डेड हो जाए डीडीओस अटैक के बाद। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट को जो सेल्फ होस्टेड है उसको डीडीओस अटैक्स, हैकिंग अटेम्प्ट से और भी बचाना है और आपने अपना आईपी एड्रेस भी हाइड करना है पब्लिक से, तो वो आप किस तरीके से करते हैं? उसके लिए आप क्लाउडफ्लेयर को सेटअप करते हैं अपनी होस्टिंग के साथ। अब देखते हैं कि हमें क्लाउडफ्लेयर को सेटअप करने का क्या फायदा होगा। सबसे पहली चीज तो होगी कि ये आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है कि अगर मैंने पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर मेरा घर है, तो यहाँ पर मैंने अपने घर में सिर्फ एक ही सर्वर लगाया हुआ है। अब क्या होगा कि अगर कोई यूनाइटेड स्टेट से उसको एक्सेस करता है यूएसए से, तो क्या होगा कि उसको डिस्टेंस की वजह से ज्यादा टाइम लगेगा हमारी फाइल्स को ट्रांसफर होने में। लेकिन अगर आपने क्लाउडफ्लेयर सेटअप किया हुआ, तो क्या होगा कि अगर आपकी वेबसाइट एक दफा विजिट हुई है तो क्लाउडफ्लेयर अपने डाटा सेंटर में, जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उनकी बहुत ज्यादा बैंडविड्थ होती है, अब क्लाउडफ्लेयर क्या करेगा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स से कोई आपकी वेबसाइट एक्सेस करता है तो अपने लोकल डाटा सेंटर से उसको आपकी जो कैशे वाली फाइल है वो दिखा देगा, यानी कि आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी वहां से। जो दूसरी चीज है, जो अहम तरीन है, वो है डीडीओएस प्रोटेक्शन। डीडीओएस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। इससे ये होता है कि काफी सारे कंप्यूटर्स जो दुनिया में होते हैं वो आपके जो इंटरनेट के ऊपर है वो पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। आपके जैसे कोई फॉर्म है या कोई कमेंट करते हैं, आपके कमेंट टाइप करते हैं, तो वो फॉर्म सबमिट होता है, तो वो उस फॉर्म के ऊपर 3000 पर सेकंड में रिक्वेस्ट आती है, तो उसकी वजह से आपकी वेबसाइट डेड हो जाती है, क्योंकि पीएचपी इतने ज्यादा रिस्पॉन्स इकट्ठे नहीं कर सकती। तो उससे रोकने के लिए भी आप क्लाउडफ्लेयर को यूज करते हैं। क्लाउडफ्लेयर सारे को खुद हैंडल करता है, इनकी अपनी बैंडविड्थ है, तो ये खत्म नहीं होती। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपने पीटीसीएल से लिए हुए ना, तो पीटीसीएल वहां पे लिखता है कि अनलिमिटेड इंटरनेट, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं होता, 1 टेराबाइट की उसके ऊपर लिमिट होती है। अगर आपने पीटीसीएल से इंटरनेट लिया हुआ, स्टैटिक आईपी भी ली हुई है, तो क्या होगा? अगर आपके ऊपर डीडीओएस अटैक होता है और आपको नहीं पता लगता, तो क्या होगा कि आपकी 1 टेराबाइट की जो बैंडविड्थ है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है और बहुत सारी डाउनलोडिंग्स की तरह की जो वो रिक्वेस्ट होती हैं, तो आपका जो इंटरनेट है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल, और 1 टेराबाइट पे आपका यूजेज पहुंच जाता है और फिर उसके बाद आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अब वेबसाइट के अलावा जो है आप अपनी एपीआईज और इंटरनेट एप्लीकेशंस भी जो है वो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो इसका मेन फीचर है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो एक है डीडीओएस अटैक से हमें बचाता है। जो दूसरा है वो है एसएसएल सर्टिफिकेट। अब आपकी जो सेल्फ होस्ट करते हैं ना, तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट बाय करना पड़ता है या लेट्स इंक्रिप्ट के थ्रू सेटअप करना पड़ता है। अब आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी कुछ भी ना सेटअप करें, सिर्फ आपकी वेबसाइट जो आपने कॉपी पेस्ट कर दी है और आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दी है, तो उसके बाद पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे कि जब क्लाउडफ्लेयर सेटअप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट लगा देगा और वो अनलिमिटेड होगा और वो हमेशा के लिए जो एक्टिवेट होगा और वो फ्री होता है। फिर एक और काम ये करता है कि आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपने, जिसके ऊपर आपकी जो वेबसाइट है वो अवेलेबल है, वो ये हाइड कर देता है। यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट को पिंग करता है, तो पिंग के ऊपर ना नीचे आपकी आईपी एड्रेस लिखी हुई आती है। अगर आप अपना कमांड लाइन ओपन करें और वहां पे जाके पिंग लिखें और आगे किसी भी वेबसाइट का नाम लिखें, तो उसका नीचे आईपी एड्रेस आ जाता है। तो ये क्या करता है कि वो भी आपका हाइड कर लेता है, अपना आईपी एड्रेस दिखाता है। अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो जाहिर बात है क्लाउडफ्लेयर इसीलिए कि प्रोटेक्ट कर सके, तो इसी वजह से जो आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर रहती है। अब एक और है कि मेलिंग सर्विस भी ये देता है, ईमेल वगैरह सेंड वगैरह करना, उसको भी सिक्योर वगैरह करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर है कि आपको वेब एप्लीकेशन एनालिटिक्स भी आपको दिखाता है कि आपके कितने विजिटर्स आए हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है 24 घंटे में जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर वो 35 यूनिक विजिटर्स आए हैं। अभी इस वजह से आ सके क्योंकि जब मैंने क्लाउडफ्लेयर सेटअप नहीं किया था तो इतने यूजर्स नहीं आते थे। अब मैंने क्लाउडफ्लेयर सेटअप किया हुआ तो मेरी वेबसाइट पूरी दुनिया में अवेलेबल है, कहीं से भी एक्सेस करेगा तो यहाँ पर शो होगा। फिर आ जाता है कि इसका फ्री टियर है, बिल्कुल फ्री है ये क्लाउडफ्लेयर। जो बेसिक आप सेटअप करते हैं अपनी एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, डीडोस अटैक से बचाने के लिए फ्री, एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए, सारा कुछ ये फ्री है। पेड भी है इसका। और इसका जो एक और मेन फीचर है वो ये है कि अगर आप सिंपल वेबसाइट बनाए HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह से, तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट आपकी एक्सेस करता है तो ये क्या करेगा कि उसमें जो पार्ट यूज नहीं हो रहा उसको खत्म कर देगा, तो इस वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट हो जाती है। अब देखते हैं कि हमें क्लाउडफ्लेयर सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो हमें डोमेन चाहिए, जाहिर बात है हम डोमेन के ऊपर आते हैं तो हमारा जो इंटरनेट एक्सेस होता है। फिर जो है यहाँ पर लिखा है नेम सर्वर्स, हम जो है डोमेन को नेम सर्वर देते हैं जो हमें क्लाउडफ्लेयर
प्रोवाइड करता है। तो क्लाउडफ्लेयर प्रोवाइड करता है, हम डोमेन के अंदर ऐड कर देते हैं, फिर क्या होता है कि हमारे डोमेन जो है वो हमारे क्लाउडफ्लेयर के ऊपर रीडायरेक्ट करती है जितनी भी रिक्वेस्ट आती है। कोई मिसाल के तौर पे मैंने webmentor.club मैंने एक डोमेन ली हुई है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे नेम सर्वर्स उसके एंटर कर दिए। अब क्या होगा कि जब भी कोई उस वेबसाइट को ओपन करेगा तो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट जो है वो क्लाउडफ्लेयर के पास जाएगी और क्लाउडफ्लेयर उसको चेक करेगा। अब जो है रिक्वेस्ट वो आ गई है क्लाउडफ्लेयर के पास। अब क्लाउडफ्लेयर क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा ए रिकॉर्ड और सी नेम रिकॉर्ड, और इसके बाद एक और भी होता है ईमेलिंग के लिए एमएक्स रिकॉर्ड, वो चेक करता है। वो क्या करेगा कि वहां पर आपने अपना पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपने अपनी आईएसपी से लिया वो एज ए रिकॉर्ड में दिया होगा और वहां पे आपके डोमेन का नाम भी होगा, और सी नेम होता है www, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वो आपने दिया होगा तो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली उस रिक्वेस्ट को आपके राउटर के ऊपर सेंड कर देगा, और आपके राउटर के साथ जो आपका पीसी होगा जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट चल रही होगी तो वो वेबसाइट शो होगी। और वो किस तरीके से शो होती है पोर्ट फॉरवर्डिंग के, तो इसके ऊपर मैं काफी सारी वीडियोस पहले बना चुका हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें क्यों कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड है जो हमने फिल करनी है। पहले तो आपको जब आपने क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बना लिया तो क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट बनाते ही जो है वो आपको नेम सर्वर देगा। पहली दफा बनाएंगे ना तो आपको ना सामने दिखा रहा होगा ऐड वेबसाइट, ऐड डोमेन या ऐड वेबसाइट या साइट दिखा रहा होगा कि ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो आपसे कहेगा कि ये नेम सर्वर्स आपको 2 दे देगा। यही हो सकते हैं, मेरे बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने वैसे ही जो अंदाजन लिख दिए थे, ठीक है, इसी तरीके से होंगे। ये आपको दे देगा। तो ये आपने अपने जहाँ पे डोमेन बाय किया, मैं होस्टिंगर से भी लेता हूँ और गोडैडी से भी लेता हूँ, क्योंकि अक्सर कहीं पर सेल होती है, अक्सर कहीं पे कुछ और सस्ती होती है। तो वहां से जाके आपने बाय करनी है और वहां पे जाके नेम सर्वर्स के अंदर जाके ये वाले 2 सर्वर आपको देगा, ये नेम वहां जाके पेस्ट करना। तो ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कैसे करना है। फिर आ जाते हैं क्लाउडफ्लेयर। जब क्लाउडफ्लेयर जो है यहाँ पर आपने आके जब आपकी प्रोपिगेट हो जाएगी, अच्छा आपने जब ये नेम सर्वर पे चेंज कर देना तो आपने तकरीबन कोई 45 मिनट या घंटा रुकना होता है। वो आपको कहता है कि 24 घंटे रुको। जो डोमेन वाले होते हैं वो कहते हैं कि 24 घंटे रुकना है, 24 घंटे से पहले ही हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते हैं। तो ये प्रोपिगेट हो जाता है। प्रोपिगेट होने के बाद फिर ये आपकी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के ऊपर सेंड करेगा। अब आपने क्लाउडफ्लेयर में क्या करना होता है, जब प्रोपिगेट हो जाए तो आपने ना यहाँ पे नेम रिकॉर्ड ऐड करना होता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ए टाइप होती है हमारी मेन डोमेन पे होगी। फिर यहाँ पे @ यानी कि डोमेन पे हमने करना, जो कि मिसाल के तौर पे webmentor.club थी, तो @ से ऑटोमेटिकली इसको फेच कर लेगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट वो पूरा नाम भी लिख सकते हैं या @ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपने लिखना होता है, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखना जिसके ऊपर रीडायरेक्ट करेगा। TTL या ऑटो आप रहने दें, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। फिर ये ऐड करके सेव कर देंगे। फिर जो अगला वाला है वो आएगा सी नेम होता है आपके डोमेन से पहले क्या लिखाएगा। अब मिसाल के तौर पर www लिखा आता है, यूँ लिखता है ना www.youtube.com, या मेरे केस में www.webmentor.club, ठीक है। तो इस तरीके से वो www भी अगर कोई लिखेगा तो उसको @ यानी कि ऊपर वाली इसके ऊपर रीडायरेक्ट करेगा जो हमने यहाँ पे डोमेन दी हुई होगी। फिर उसको भी आखिर में TTL ऑटोमेटिक यानी कि www.webmentor.club कोई लिखेगा तब भी काम करेगी और webmentor.club डायरेक्ट लिखा तब भी काम करती है। अगर आप ये सब कुछ सेटअप कर चुके फिर ये क्या करेगा, ये आपके राउटर के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। जब आपके राउटर पे या मोडेम पे आएगा, यहाँ पर फिर आके चेक होगा कि किस होस्ट के ऊपर, यहाँ पे आपने होस्ट लिखा होगा जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट होगी, और यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग की होगी, आपने एक्सटर्नल पोर्ट चेक करेगा। यानी कि जो आपकी डोमेन होती है इसकी बाय डिफॉल्ट 8080 होती है, तो आपने 8080 को एक्सटर्नल और इंटरनल पे भी रीडायरेक्ट कर देना। फिर आपने जब एक्सटर्नल पे आएंगे HTTPS, ये SSL के साथ होती है, तो 443 तो SSL के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। अब चल के देखते हैं कि डोमेन को आपने किस तरीके से सेटअप करना होता है होस्टिंगर पे। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें अब मिसाल के तौर पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आपको इसने 2 नेम सर्वर्स दे दिए यहाँ पे। अब आपने ये मैंने होस्टिंगर का पेज शो कराया हुआ, यहाँ पर आपने आना डोमेन, जहाँ पर भी आपने बाय किया डोमेन की सेटिंग में आना, वहाँ पे आपको मिलेगा नेम सर्वर्स का नाम। तो वहाँ पर आपने कस्टमाइज करना। बाय डिफॉल्ट ये 2 होते हैं, DNS1 DNS, ठीक है। यहाँ पे आपने चेंज पे कर देना और जो पहले नंबर वाला है इसमें पहले नंबर वाले यहाँ पेस्ट कर देना, और जो दूसरे वाला है यहाँ पे दूसरे नंबर वाले में पेस्ट कर देना। पहले वाला यहाँ पहले नंबर पे आएगा, दूसरे वाला दूसरे नंबर पे, और फिर आपने सेव कर देना और कुछ देर इंतजार करना, तो उसके बाद प्रोपेगेट हो जाएगा। और डोमेन सेटअप हो जाने के बाद फिर हमने आना क्लाउडफ्लेयर पे। अब क्लाउडफ्लेयर पे आके जब आपकी साइट वगैरह हर चीज ऐड हो जाएगी, फिर आपने ना यहाँ पे DNS ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर जाना है। वहां पे जाके आपको ये दिखाएगा कि आपका DNS मैनेजमेंट हो गया आपकी वेबसाइट के लिए। यहाँ पे मैंने हाइड कर दी है मेरी अपनी, ये मैंने अपने डैशबोर्ड से स्क्रीनशॉट लिया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर पहले ना यहाँ पे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, आपने क्या करना है ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपके जो दिए होंगे वो सारे आपने रिमूव कर देने, आपको शो कराएगा। फिर कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपने पहले जो सबसे पहला ऐड करना है वो है ए रिकॉर्ड। आपको सामने टाइप नजर आएगी, वहाँ ए रिकॉर्ड लिखना, फिर उसमें @ कर दें दूसरे नंबर वाले में, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइप है आपने चेंज करनी है ए पे, जो ये वाला नेम होगा या आपने इस नेम के साथ @ कर देना, और यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे आपका IP एड्रेस आएगा जो आपका पब्लिक IP एड्रेस होगा, और आखिर में TTL जो ये आपने ऑटो रखना है।
फिर दोबारा आ जाना, पहले सी नेम सेलेक्ट करना टाइप यहाँ पे, फिर यहाँ पे www लिख देना है, फिर यहाँ पे @ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर आपने आपके जिस आईपी के ऊपर ये रजिस्टर होगा यहाँ पे ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे TTL ऑटो आ जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोक्सीड, यानी कि आपकी डोमेन पहले क्लाउडफ्लेयर के पास से रिडायरेक्ट होगी, फिर उसके बाद जो आपके आईपी एड्रेस के ऊपर जाएगी। ठीक है, ये कर लेने के बाद आपको जो है वो ये कर लेने के बाद आपका क्लाउडफ्लेयर जो है वो कम्प्लीटली सेटअप हो गया। अब फाइनल हमने ये करना है कि अपने राउटर पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है। इसकी जो है ये वीडियो आपके सामने आ रही होगी, ये जाके देख लें, वहाँ पे मैंने बताया कि आपने किस तरीके से इसको पोर्ट फॉरवर्ड करना है। अब राउटर पे जाना है। अब ये मिसाल के तौर पे कंप्यूटर है जिसके ऊपर मेरी वेबसाइट है, तो इसकी होस्ट आईडी जो है वो ये 192.168.100.120। अब आपने क्या करना है कि जब पोर्ट फॉरवर्डिंग या पोर्ट मैपिंग कर रहे होंगे वहाँ पे आपने इंटरनल होस्ट में जो ये लिख देना है 192.168.100.120, और जो एक्सटर्नल पोर्ट होगी यानी कि जिसे रिक्वेस्ट आ रही है बाहर से वो 8080 होगी, और इंटरनल पोर्ट भी बाय डिफॉल्ट 8080 चलती है। अगर आपने सिर्फ डिप्लॉय की हुई वेबसाइट तो इसके ऊपर ही चलेगी 8080 पे, और एक्सटर्नल पोर्ट के साथ 443 दोबारा एक दफा ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये वाले देने एक्सटर्नल पोर्ट 443 और इंटरनल भी 443, अगर आपने पोर्ट चेंज नहीं की हुई। तो इसको करने के बाद अब क्या होगा, जब आपकी वेबसाइट रिक्वेस्ट कंप्लीट करेगी तो आपके के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर चलने वाली वेबसाइट जो है वो इंटरनेट के ऊपर एक्सेसिबल हो जाएगी। अब फाइनल इसका ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। कोई भी दुनिया में बैठा उसने webmentor.club को एक्सेस किया। अब आपके डोमेन में क्या करेगा, आपने यहाँ पे नेम सर्वर्स दिए हुए ये वाले, तो ये ऑटोमेटिकली क्लाउडफ्लेयर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब क्लाउडफ्लेयर के पास ये रिक्वेस्ट है कि क्लाउडफ्लेयर चेक करेगा कि इस डोमेन के ऊपर कौन सी आईपी है, ये वाली आपने आईपी दी हुई होगी, अगर साथ www भी लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो www पे ये वाला नाम चेक करेगा और ये वाली जो है @ यानी कि इसके ऊपर रिडायरेक्ट कर रही होगी आपके आईपी एड्रेस पे, तो यहाँ से क्लाउडफ्लेयर क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट आपके इसके ऊपर राउटर पे भेज देगा। अब राउटर चेक करेगा कि कौन सा होस्ट है, यहाँ पर 120 के ऊपर वेबसाइट है वो चेक करेगा पोर्ट 8080 पे कौन सी वेबसाइट है और 443 पे कौन सी है, तो वो वाली वेबसाइट जो है वो आपके यहाँ से यूजर को शो हो। इस तरीके से करके क्लाउडफ्लेयर काम करता है।